चलिए सर, अमलगमेशन पेज नंबर 408.40 कैपिटल गेन में अमलगमेशन का टॉपिक और इसके ठीक बाद डिमर्जर का टॉपिक। सर अमलगमेशन को हम लोग मर्जर भी बोलते हैं। अकाउंट्स से थोड़ा डिफरेंट यहां पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंट्स में अमलगमेशन के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, अमलगमेशन बाय वे ऑफ अ परचेज, अमलगमेशन बाय वे ऑफ अ मर्जर। यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट है, अमलगमेशन बाय वे ऑफ अ मर्जर। दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम परचेज करके अमलगमेशन किए तो वहां भी कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं सर, अमलगमेशन से रिलेटेड दो सिचुएशंस पढ़ रहे हैं जहां पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। जैसे हम लोग पहले पढ़ते हैं डेथ के केस में, क्लास ही में पढ़े कि डेथ के केस में अगर फादर से कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है बेटे के पास तो फादर के हैंड्स पर कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी नहीं करेंगे। सर एचईएफ पार्टी, सर एचईएफ से एसेट डिस्ट्रीब्यूट होता है मेंबर को तो एचईएफ को कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। मैं अगर अपने फ्रेंड को कैपिटल एसेट गिफ्ट करूं तो मुझे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। पढ़ते हैं। ऐसे ही अमलगमेशन में दो सिचुएशंस हैं जहां पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, तो उसके लिए हमें अमलगमेशन समझना जरूरी है कि अमलगमेशन है क्या। सर कुछ नहीं है अमलगमेशन। अमलगमेशन में क्या होगा सर, एक कंपनी है अमलगमेशन में। अमलगमेशन में क्या होगा, एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो बंद हो जाएगी, उसके सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज किसके पास चले जाएंगे, बी लिमिटेड के पास। सर ए लिमिटेड को बंद होना पड़ेगा, ए लिमिटेड के सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज बी लिमिटेड के पास जाएंगे, भले सभी शेयर होल्डर्स ना जाए। सर ए लिमिटेड के सभी शेयर होल्डर्स ना जाए, कुछ शेयर होल्डर्स कैश सेटलमेंट करके बाहर निकल जाएंगे, लेकिन सभी एसेट्स सभी लायबिलिटीज को बी लिमिटेड के पास जाना होगा। ए लिमिटेड को बंद होना पड़ेगा। ए लिमिटेड क्लोज होगा, उसकी बुक्स क्लोज होगी, उसके सारे शेयर होल्डर्स को निकाले जाएंगे और एक परसेंटेज है कि मिनिमम 75% शेयर होल्डर किधर आ जाएंगे, बी लिमिटेड के शेयर्स लेके बी लिमिटेड के पास आ जाएंगे। बात करेंगे अभी शेयर होल्डर की। सर फिलहाल एसेट्स की, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में जाके मर्ज हो रहा है। ए लिमिटेड के सारे बिजनेसेस बी लिमिटेड अब चलाएगा। जब ए लिमिटेड के सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज बी लिमिटेड के पास चले जाएंगे तो मतलब क्या हुआ सर, ए लिमिटेड के जो भी बिजनेसेस है अब बी लिमिटेड उसको रन करेगी और मोस्टली शेयर होल्डर्स जो ए लिमिटेड के हैं वो अब बी लिमिटेड में जाके शेयर होल्डर बन जाएंगे। बी लिमिटेड उनको कंसिडरेशन में क्या इशू करेगी, शेयर्स इशू करेगी। ठीक है सर, अमलगमेशन में कंसिडरेशन में क्या इशू होगा, जिस कंपनी के पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज जाती है वो कंपनी अपना शेयर्स इशू करती है। किसको, पुरानी वाली कंपनी तो बंद हो गई लेकिन उनके शेयर होल्डर्स को। ठीक है, मान लो मेरे पास शेयर्स हैं ए लिमिटेड के और मेरी कंपनी दूसरे में जाके मर्ज हो जाए तो मेरा क्या फायदा, मेरा फायदा यह है कि मुझे बदले में बी लिमिटेड के शेयर्स मिले। यह है अमलगमेशन बेसिकली। सर या फिर क्या हो सकता है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों बंद हो जाए, दोनों मर्ज हो जाए, दोनों जाके एक नई कंपनी चालू कर ले, कौन सी, सी लिमिटेड। सर ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों के एसेट्स दोनों के लायबिलिटीज कहां चले जाए, सी लिमिटेड के पास। ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को क्या मिल जाए, सी लिमिटेड का शेयर्स। बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को क्या मिल जाए, सी लिमिटेड का शेयर्स। ये भी एक अमलगमेशन का प्रोसेस है। ठीक सर, अमलगमेशन में क्या होगा तो कहता है ए लिमिटेड पुरानी कंपनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगमेटिंग कंपनी। ध्यान रखना, पुरानी कंपनी जो बंद हो रही है, जो मर्ज हो रही है, जिसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, अमलगमेटिंग कंपनी। और जिसमें ट्रांसफर हो रहा है, हमारे एग्जांपल में हमने बी लिमिटेड लिया है, उसको क्या कहेंगे, अमलगमेटेड कंपनी। क्या होगा सर, ऑल एसेट्स किसके, ए लिमिटेड के बी लिमिटेड के पास चले जाएंगे, ऑल लायबिलिटीज ए लिमिटेड के किसके पास चले जाएंगे, बी लिमिटेड के पास चले जाएंगे। तो मोटा मोटी ऑटोमेटिक ए लिमिटेड बंद, इसको हम लोग मर्जर भी बोलते हैं। एक और कंडीशंस है, क्या कंडीशन है सर, एटलीस्ट 75% शेयर होल्डर्स इन वैल्यू, एटलीस्ट 75% शेयर होल्डर्स इन वैल्यू, क्वांटिटी नहीं कि मेरे पास क्या कह सकते हैं इसको, शेयर होल्डर्स में मान लो मेरे पास वाली बात नहीं, मान लो टोटल 100 शेयर होल्डर है, मान लीजिए ए लिमिटेड में टोटल 100 शेयर होल्डर,
अब उसमें से 75 शेयर होल्डर चले जाए बी लिमिटेड के पास, लेकिन उनके पास टोटल 10% शेयर है, ठीक है, तो हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर नहीं देखेंगे, हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर नहीं देखेंगे, ठीक है। एक शेयर होल्डर के पास 80% शेयर्स है, उसका जाना जरूरी है बी लिमिटेड के पास, ये देखेंगे, ठीक। तो कहता है ए लिमिटेड अमलगमेटिंग कंपनी है जिसके पास कुछ शेयर होल्डर्स हैं, कौन कौन, मिस्टर ए जिसके पास 50% शेयर्स हैं, मिस्टर बी जिसके पास 10% शेयर्स हैं, मिस्टर सी जिसके पास 20% शेयर हैं, और इस कंपनी में पहले से शेयर होल्डर है कौन, बी लिमिटेड। बी लिमिटेड कौन है सर, सर बी लिमिटेड ही तो अमलगमेटेड कंपनी है जिसमें ए लिमिटेड मर्ज होने जा रहा है। अच्छा सर, ए लिमिटेड जिस कंपनी में मर्ज होने जा रहा है वो कंपनी भी इसमें शेयर रख रही है, हाँ वो भी यहां शेयर होल्डर है, तो इसको साइड कर दो, इसको साइड कर दो, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। क्यों सर, बी लिमिटेड शेयर्स इशू करेगी ना, बी लिमिटेड क्या करेगी कंसिडरेशन में, शेयर इशू करेगी। कंसिडरेशन में, अमलगमेशन के कंसिडरेशन में क्या होगा सर, बी लिमिटेड को क्या मिला, ए लिमिटेड के सभी एसेट्स, सभी लायबिलिटीज, तो उसकी एक वैल्यू होगी नेटवर्थ, उसके हिसाब से बी लिमिटेड देखेगा कि उसके शेयर्स की क्या वैल्यू है और उसको क्या एसेट्स क्या लायबिलिटीज मिला है, ए लिमिटेड के आने से कितना फायदा हुआ है, तो उसके हिसाब से एक रेशियो सेट होगा। रेशियो सेट होने के बाद बी लिमिटेड शेयर्स इशू करेगी, किसको, शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड को। अब शेयर होल्डर के ए, शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड कौन है, ए बी सी और खुद बी लिमिटेड, तो सर आप अपने आप को शेयर्स इशू नहीं कर सकते। अमलगमेशन में क्या होता है सर, बी लिमिटेड अमलगमेटेड कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर्स इशू करेगी कंसिडरेशन में, तभी इसे अमलगमेशन कहा जाएगा। तो सर आप अपने आप को तो शेयर्स इशू नहीं कर सकते, इसीलिए इस 20% की बात नहीं करेंगे। बैलेंस कितना बचा सर, बैलेंस कितना बचा, 80%, इसमें 3 शेयर होल्डर है, कौन, ए प्लस बी प्लस सी। अब 80 शेयर्स, 80% का 75%, कितना, कम से कम 60% शेयर होल्डर जिनके पास 60% शेयर्स हैं कंपनी के। सर ए लिमिटेड के पास, ए लिमिटेड के सारे शेयर्स मतलब 100%, 100% में से 20% किसके पास है, बी लिमिटेड खुद के पास है, उसको साइड कर दो, क्योंकि आप अपने आप को शेयर्स इशू नहीं कर सकते। बचे कितने, 80%। अब उसका एटलीस्ट 75%, तो 80% का 75% कितना हुआ, 60%। कम से कम 60% शेयर होल्डर्स, क्वांटिटी में नहीं, क्वांटिटी में नहीं, यहां पर बेसिकली वैल्यू, मतलब 60% शेयर जिसके पास है ए लिमिटेड के, वो कम से कम शेयर होल्डर बने जाके किसका, बी लिमिटेड का। तो 60% का कॉम्बिनेशन क्या होगा सर, ए और बी, 50 प्लस 10 60, सी निकल जाए। सी बोलता आई एम नॉट हैप्पी विद दिस अमलगमेशन डील, तो ठीक है भाई तू बाहर निकल जा, तेरे बिना भी ये अमलगमेशन कहलाएगा। सर या तो तीनों आ जाए, या तो कम से कम ए एंड सी आए, या फिर कम से कम ए या बी आए, और या फिर तीनों आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए और सी आ जाए। कहां आ जाए सर, बी लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाए, यानी बी लिमिटेड से बदले में शेयर्स ले। सर सिर्फ ए आना चाहता है, ये अमलगमेशन नहीं कहलाएगा, इनकम टैक्स का अमलगमेशन नहीं कहलाएगा, यानी आगे जाके जो हम बेनिफिट्स पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, वो बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। सर अभी हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल गेन के बेनिफिट्स, तो सर कैपिटल गेन के एग्जम्पशंस मिलने के लिए इसको क्या होना चाहिए, अमलगमेशन एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का अमलगमेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, ऑल एसेट्स जाने चाहिए ए से बी के पास, चले गए सर। ऑल लायबिलिटीज जाना चाहिए ए से बी के पास, चले गए सर। बदले में बी लिमिटेड शेयर्स इशू करे, किसको, शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड को, बट अगर वो खुद मालिक है तो वो हिस्सा छोड़ दे, ठीक। और कम से कम कितने % लोगों को अपने पास से बुला के शेयर्स इशू करे, 75%। तो 75% की कॉम्बिनेशन में हम 80 का 75% करेंगे तो 60% होता है। सर 80 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 20% को तो हम कंसीडर ही नहीं कर सकते, ठीक। तो ये कहानी है पूरी अमलगमेशन में, क्या ऑल एसेट्स जाएंगे, ऑल लायबिलिटीज जाएगी, बदले में शेयर होल्डर को शेयर्स इशू होंगे। किसके शेयर होल्डर को, कौन से शेयर्स, सर ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को बी लिमिटेड अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स। दिस इज ऑल अबाउट अमलगमेशन का डेफिनेशन। तो यहां तक आपने बात की किसकी, अमलगमेशन के डेफिनेशन की, ठीक। चलते हैं उधर, अमलगमेशन का डेफिनेशन।
पेज नंबर 8.40 एक बार रीड कर लेते हैं। एग्जाम्स के लिए याद नहीं करना है, आपको रीडिंग रखनी है, ठीक। और इस 75% के लिए एमसीक्यू का ध्यान रखना है। सर अकाउंट्स में जब आप अमलगमेशन पढ़ते हो ना, तो वहां एक 90% का परसेंटेज है अमलगमेशन बाय वे ऑफ अ मर्जर में, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। सर अमलगमेशन इन रिलेशन टू द कंपनीज मींस द मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विथ अनदर कंपनी, ये चला गया बी में, या फिर मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म अ वन कंपनी, मतलब ए और बी मर्ज होकर सी बना दिए इन अ मैनर कि पुरानी कंपनी कौन, अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी के सारी प्रॉपर्टीज यानी एसेट साइड में हर चीज किसके पास चले जाए, अमलगमेटेड के पास। और सर पुरानी अमलगमेटिंग कंपनी के सभी लायबिलिटीज किसके पास चले जाएं, अमलगमेटेड के पास, ठीक। और क्या होगा सर, जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स, कहां के, अमलगमेटिंग कंपनी के, लेकिन उनमें उनको काउंट मत करना जो शेयर्स ऑलरेडी किसके पास है, बिफोर अमलगमेशन अमलगमेटेड कंपनी के पास है, या उसके नॉमिनी के पास है, या उसके सब्सिडरी के पास है। मतलब 20% को हमने साइड कर दिया, कम से कम 75% ऑफ, हमारे एग्जांपल में 80% यानी 60% क्या बने, बिकम द शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। यानी कंसिडरेशन में आपको क्या मिलेगा, शेयर्स ही मिलेंगे। सर ये बाय वे ऑफ अ परचेज वाला डील नहीं होना चाहिए। अमलगमेशन बाय वे ऑफ अ परचेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम टैक्स, वो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं। क्या हुआ सर, अमलगमेटिंग कंपनी के कुछ एसेट्स हमने परचेज कर ली, तो सर कुछ एसेट्स परचेज करने से नहीं होगा, सारे एसेट्स आने चाहिए, सारे लायबिलिटीज आने चाहिए, बदले में शेयर्स इशू हो कम से कम 75% शेयर होल्डर को, किसके, अमलगमेटिंग कंपनी के। शेयर्स किसके इशू होंगे, अमलगमेटेड कंपनी। अच्छा ये डेफिनेशन है, ये हो गया डेफिनेशन। अब कैपिटल गेन की एग्जम्पशंस में चलते हैं। सर तो अब इस डील में क्या हुआ है, दो चीजें हुई हैं। एक क्या हुआ है सर, ए लिमिटेड के पास जो भी कैपिटल एसेट थे, से लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, मान लो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में गोल्ड था, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में लैंड है, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में अदर कैपिटल एसेट्स हैं, सपोज करो इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज। अब सब किसके पास आ जाएंगे, बी लिमिटेड के पास। तो ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है कैपिटल एसेट की, बट किसके कारण हो रही है, अमलगमेशन के कारण। तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा ए लिमिटेड के हाथ में, क्योंकि यहां पर ए लिमिटेड ट्रांसफरर है, बस यही ध्यान रखना है। सर क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल, एक जमीन खरीद के रखी हुई है किसने, ए लिमिटेड ने। ए लिमिटेड ने एक जमीन खरीद के रखी हुई है 2017 की, वो जमीन अब अमलगमेशन के कारण कहां चली गई, बी लिमिटेड के पास चली गई। बी लिमिटेड कौन होना चाहिए, इंडियन कंपनी होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, किसके लिए, अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि यहां पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, नो कैपिटल गेन टैक्स टू ए लिमिटेड, तो उसके लिए ट्रांसफरी अमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए। सर सेक्शन 47 कहता है कि अमलगमेटेड कंपनी क्या होना चाहिए, इंडियन कंपनी। डेफिनेशन में कहीं नहीं कह रहा है कि अमलगमेटेड कंपनी इंडियन होना चाहिए, बट हम जब कैपिटल गेन में आते हैं तो बोलता हम कैपिटल गेन का एग्जम्पशन कब देंगे। मान लो अमलगमेटिंग कंपनी से जमीन ट्रांसफर हो गई अमलगमेटेड के पास, तो अमलगमेटेड इंडियन होना चाहिए, और ये अमलगमेशन के कारण जमीन इधर से उधर जा रही है, ड्यू टू अमलगमेशन। सर ये जमीन ड्यू टू अमलगमेशन किसके पास चली गई, बी लिमिटेड के पास। सर कितने में खरीदी थी, 2 करोड़ में। जिस दिन अमलगमेशन हुआ उस दिन इसकी वैल्यू कितनी है सर, 20 करोड़। 18 करोड़ का फायदा हो रहा है सर, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर जैसे डेथ के केस में कोई टैक्स नहीं लग रहा था, फैमिली पार्टीशन के केस में कोई टैक्स नहीं लग रहा था। सर आपने डेथ का केस पढ़ा हुआ है, आपने विल का केस पढ़ा हुआ है, आपने गिफ्ट के लिए पढ़ा हुआ है, ट्रांसफरर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। सर आपने फैमिली पार्टीशन का पढ़ा है क्लास में, कोई टैक्स नहीं देना है किसको, एचयूएफ को। वैसे ही आज अमलगमेटिंग कंपनी को इस जमीन के ट्रांसफर पे कोई टैक्स नहीं देना है, बट ये अमलगमेशन होना चाहिए इनकम टैक्स वाला। उसके लिए ऊपर का डेफिनेशन के 3 कंडीशंस, ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज, कम से कम 75% शेयर होल्डर्स इधर से उधर जाएंगे, ठीक। और इधर एक कंडीशन और ऐड हो गया, इंडियन कंपनी, तो ए लिमिटेड को कोई टैक्स नहीं लगा। अब जमीन किसके पास चली गई, बी लिमिटेड के पास। आफ्टर फ्यू इयर्स, अब ध्यान से सुनो, आफ्टर फ्यू इयर्स अगर ये जमीन बेचना चाहेगा कौन, बी लिमिटेड, तो सर कैपिटल गेन बी लिमिटेड को लगेगा कि नहीं लगेगा,
यस लगेगा। अब उसके लिए कॉस्ट क्या लेंगे? तो सर कॉस्ट में वही जो क्लास में आप पढ़े, क्या? प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट। प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट आप पढ़े क्लास में। डेथ के केस में अगर प्रॉपर्टी फादर से बेटे के पास आती है, बेटा अगर उसको बेचेगा तो कॉस्ट क्या लेंगे? फादर वाली। फैमिली पार्टीशन में भी एचयूएफ वाली कॉस्ट लेते हैं, वैसे यहां कॉस्ट क्या लेंगे? 2 करोड़ या 20 करोड़? सर 2 करोड़ लेंगे, 20 करोड़ नहीं लेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग फिर कहां से लेंगे? जब से अमलगमेटिंग कंपनी ने खरीदा था, यानी 2017 से लेंगे। इतनी बात तुमको ध्यान रखनी है। किसके लिए? अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है फ्रॉम अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी। सर एक एग्जांपल लिया है लैंड का, इस लैंड की जगह पर एनी कैपिटल एसेट, लैंड बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है, इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं, ऐसा ही करना है। मतलब अमलगमेशन के कारण अगर कोई कैपिटल एसेट अमलगमेटिंग कंपनी से इंडियन अमलगमेटेड कंपनी के पास जाता है तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। एक, अगर उसको आगे बेचेंगे तो कॉस्ट अमलगमेटिंग का लेंगे, होल्डिंग अमलगमेटिंग का। तो सर ये हमारा नोट्स में कहां पर है? तो हमारे नोट्स में थोड़ा आगे जाओगे तो ये चीज पेज नंबर 8.43 पे मिल जाएगी तुमको, ठीक। और डेफिनेशन तो हमारा है ही पेज नंबर 8.40 पे। क्लियर? क्लियर है? बहुत लिमिटेड वे में बता रहा हूं, जितना हमें सीखना है इंटरमीडिएट लेवल पे। फाइनल लेवल पे अमलगमेशन डिमर्जर में 2 क्लास लग जाती है। फाइनल लेवल का अमलगमेशन डिमर्जर नहीं बता रहा, ठीक। अमलगमेशन डिमर्जर यानी फाइनल लेवल पे एक चैप्टर है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग बोल के, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग बोल के एक चैप्टर है, मैं उसमें नहीं जा रहा, ना मैं उतना डिटेल में जा रहा। सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पे जितनी नॉलेज चाहिए वो मैं बता रहा हूं। एक डेफिनेशन का बैकग्राउंड बताया और दूसरा फिर सीधा एग्जम्पशंस। तो ये तो हो गई एसेट ट्रांसफर होने की। बोला सर अब एक चीज और भी तो हो रहा है। क्या? सर मेरे पास पहले ए लिमिटेड के शेयर्स थे, अब उसके एक्सचेंज में क्या मिला? बी लिमिटेड का शेयर्स, उस पर भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अगला पॉइंट ये देखो क्या हुआ है सर। आप है शेयर होल्डर, आप है शेयर होल्डर। आपके पास क्या था? सर 100 शेयर्स थे जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख रुपया था, 2020 में खरीदा था ए लिमिटेड अमलगमेटिंग कंपनी, ए लिमिटेड अमलगमेटिंग कंपनी का। फिर क्या हुआ सर? अमलगमेशन हो गया। अमलगमेशन में क्या हुआ सर? हमें नई कंपनी के 60 शेयर मिले जिसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 5 लाख। तो सर इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सचेंज कहेंगे। सर एक्सचेंज पे कैपिटल गेन लगना चाहिए, लगना चाहिए ना। 1 लाख रुपए के शेयर्स चले गए और बदले में कितना है? 5 लाख रुपए के शेयर्स, किसके? बी लिमिटेड के। लेकिन आए क्यों? अमलगमेशन के कारण। और बी लिमिटेड कौन है? इंडियन कंपनी है, अमलगमेटेड कंपनी, इंडियन कंपनी। ये कौन है सर? अमलगमेटेड कंपनी। सर ये जो एक्सचेंज हो रहा है सेक्शन 47 में एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स तुमको नहीं देना है। सर एग्जाम का क्वेश्चन क्या आया कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने यहां नोटिस भेज के बोला कि 1 लाख रुपए के शेयर्स के बदले तुमको 5 लाख रुपए के शेयर्स मिले हैं तो 4 लाख पर कैपिटल गेन दो। तुमको बोलना नहीं, अमलगमेशन का ये ट्रांसफर है और ये एग्जम्प्ट है, बस इतना बोलना है। अब आगे क्या होगा? तुम सब्सिक्वेंट सेल करना चाहोगे 60 शेयर का। कौन सी कंपनी का? बी लिमिटेड का। क्यों? ए लिमिटेड के तो 100 शेयर तुम्हारे पास है ही नहीं, वही तो एक्सचेंज हो गए। तो अब इसकी कॉस्ट क्या लेंगे सर? 5 लाख। मार्केट वैल्यू नहीं, पुरानी वाली लेंगे। कितनी? 1 लाख। बोला सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? डेट ऑफ अमलगमेशन से। मान लो डेट ऑफ अमलगमेशन इसकी 1 जुलाई है तो 1 जुलाई से लेंगे। नहीं नहीं सर, 1/11/2020 से। अगेन यहां पर प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, प्रीवियस ओनर का। सर प्रीवियस ओनर का तो कॉन्सेप्ट क्या है? एक्स ही तो ओनर है। खाली समझो कि एसेट एक्सचेंज हो रहा है, तो जैसा कन्वर्टेबल डिवेंचर में बताया था ना, क्या कि कन्वर्टेबल डिवेंचर अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए तो इक्विटी का कॉस्ट क्या लेंगे? जो डिवेंचर का कॉस्ट था, वही फंडा यहां लगता है। हो गया अमलगमेशन कंप्लीट। सर ये वाली बात शेयर होल्डर की बात कहां लिखी हुई है? ये भी पेज नंबर 8.43 में लिखी। अमलगमेशन का जो कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्स के लिए चाहिए था, डन। अगर एग्जाम में 2 से 4 मार्क्स तक कुछ पूछता है तो यहीं से पूछे। सर ये हिस्सा हो गया हमारा, डन। आप पेज नंबर कोट कर दीजिएगा रजिस्टर का, अभी लिखने के लिए बोलूंगा, जहां लिखेंगे पेज नंबर की मैपिंग कर लीजिएगा। ये हिस्सा हमारा कंप्लीट। थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये यहां से यहां तक, ये वाला भी डन।
इसमें हमने क्लास एग्जाम्पल लिया जमीन वाला, डन, और ये वाला भी डन। हमने अभी एग्जाम्पल लिया कि 100 शेयर्स के बदले तुमको क्या मिला, 60 शेयर्स मिले। कौन सा, क्लास एग्जाम्पल। तो लिंकिंग कर लेना, पेज नंबर मेंशन करना। क्या हो रहा है सर, कहता है अमलगमेशन में अमलगमेटिंग कंपनी से कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है, किसके पास, अमलगमेटेड के पास, तो उसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, यानी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। बट अमलगमेशन की स्कीम अप्रूव्ड होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, वन कंडीशन, वन मोर कंडीशन। और यहां पर देखो इंडियन बोला हुआ है सर, इंडियन वाली बात देखो यहां लिखा हुआ है, अमलगमेटेड कंपनी शुड बी इंडियन अमलगमेटेड कंपनी। सर अमलगमेशन की स्कीम अप्रूव्ड होनी चाहिए, और बाकी वही फिर आगे सब्सिक्वेंट सेल में क्या करेंगे सर, जो जमीन आई है उसकी आगे सब्सिक्वेंट सेल करेंगे तो क्या होगा, वही प्रीवियस ओनर का कॉस्ट, प्रीवियस ओनर की होल्डिंग। बोला सर शेयर्स के बदले जो शेयर्स मिला ये रहा, शेयर्स तुम्हारे पास किसके थे, अमलगमेटिंग के, अब शेयर्स मिले हैं किसके, अमलगमेटेड के। अमलगमेटेड कौन होने चाहिए, इंडियन। कंसीडरेशन में शेयर्स के अलावा कुछ और नहीं मिलना चाहिए। बोला था ना शेयर्स के बदले शेयर्स मिलेंगे, अमलगमेशन में कोई और कंसीडरेशन नहीं मिलना चाहिए। तो नो कैपिटल गेन ऑन एक्सचेंज, नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन एक्सचेंज। सर किस चीज का एक्सचेंज हुआ, अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स चले गए, अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स आ गए। और ये वाला पॉइंट सब्सिक्वेंट सेल, ये भी क्लास में बता दिया। अमलगमेशन की सारी बात हो गई जितनी आपको चाहिए थी नॉलेज। सर अमलगमेशन पढ़ाऊंगा कैपिटल गेन की आखिरी क्लास में पढ़ेंगे, बहुत दिनों से सुन रहे थे ये, आज खत्म। अब डिमर्जर में चलते हैं, ऐसे एक बार लिख लो इसको। पेज नंबर की मार्किंग कर लेना प्लीज, प्लीज पेज नंबर की मार्किंग कर लेना। डन, वीडियो रोक के लिखा। अभी रजिस्टर में जहां पर आप पेज नंबर, जिस पेज नंबर पे चीजें लिखेंगे उसकी मार्किंग कर लेना। डन, वीडियो रोक के लिखा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अकाउंट्स में अमलगमेशन बाय वे ऑफ अ परचेज होता है, उसको हम यहां पर कोई रिकॉग्निशन नहीं देते। हमारे में एक ही अमलगमेशन, ओनली वन केस मर्जर, ओनली वन केस मर्जर। पुरानी कंपनी को खत्म, बंद होना ही पड़ेगा, अपने आप बंद हो जाएगी। जब ऑल एसेट्स ऑन लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगे तो अपने आप पुरानी कंपनी बंद हो जाएगी, पुरानी कंपनी में बचेगा ही क्या। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब ये चैप्टर बहुत प्यारा सा रिवीजन यहां से कर लोगे, यहां से जाओगे तो पहले अमलगमेशन का डेफिनेशन आ गया, ठीक। उसके बाद जाओगे तो ये कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है अमलगमेटेड से, अमलगमेटिंग से अमलगमेटेड के पास, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है, शेयर्स के बदले शेयर्स मिले तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं, और सब्सिक्वेंट सेल करोगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा। उसके लिए कॉस्ट क्या लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे, सब सारी बात बता दी, ठीक। अब एग्जाम में जो पूछ ले। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए डिमर्जर करते हैं। सर ये 2 पेज याद करने हैं क्या? कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ डिमर्जर का क्या है, फिर डिमर्जर से रिलेटेड 2 बेनिफिट्स। जैसे अभी अमलगमेशन से रिलेटेड 2 जगह हमने क्या पढ़ा, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, वैसे ही डिमर्जर में पढ़ेंगे कैपिटल गेन टैक्स 2 जगह नहीं लगेगा। एक बार प्लेन रीडिंग कर लो जितना समझ में आता है, इसमें जितना समझ में आता है एक बार प्लेन रीडिंग कर लो यहां तक 2 पेज की, बिना दिमाग लगाए प्लेन रीडिंग जितना समझ में आता है। क्या है डिमर्जर, एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करो। किसको बोलेंगे डिमर्ज्ड कंपनी, किसको बोलेंगे रिजल्टिंग कंपनी, डिमर्जर में हो क्या रहा है आखिर, क्या पुरानी कंपनी बंद हो जाएगी डिमर्जर में, या फिर स्लम सेल जैसा है, जैसे स्लम सेल में 3-4 बिजनेस में एक बिजनेस ट्रांसफर हो रहा था, वैसा ही है डिमर्जर। तो फिर ये स्लम सेल से डिफरेंट कैसे है, इसको स्लम सेल क्यों नहीं बोलते हैं, ये सब थोड़ा आप
थोड़ा अगर खुद से एनालाइज कर सकते हो तो करो, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। प्लीज वीडियो रोकें, 2 पेज की कंप्लीट रीडिंग करें डिमर्जर की। सर डिमर्जर पेज नंबर 8.41 पे है हम लोग। सर डिमर्जर या फिर अभी जो हम लोगों ने पढ़ा अमलगमेशन, इसका कनेक्शन कंपनी से ही होता है। अब अमलगमेशन में 2 कंपनी में से नाम क्या क्या था? अमलगमेटिंग कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी। क्या हो रहा था? अमलगमेटिंग कंपनी के सभी प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज किसके पास ट्रांसफर हो रहे थे? अमलगमेटेड के पास। और क्या हो रहा था? अमलगमेटिंग कंपनी बंद हो रही थी। डिमर्जर में ऐसा नहीं है। डिमर्जर में जो ट्रांसफरर है उसको बोलते हैं डिमर्ज्ड कंपनी, ठीक। और जिसके पास अंडरटेकिंग ट्रांसफर होगी उसको क्या बोलेंगे? रिजल्टिंग कंपनी। और ध्यान रखना, इसमें पुरानी वाली कंपनी यानी ट्रांसफरर यानी डिमर्ज्ड कंपनी बंद नहीं होगी। क्यों? उसके पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उसमें से 1 या 2 बिजनेसेस वो ट्रांसफर कर रही है। बेसिकली एक कंपनी है जिसके पास 4-5 बिजनेस हैं। अब वो क्या चाह रही है? अपने 4-5 बिजनेस में से एक बिजनेस की मैनेजमेंट वो अलग कर दे, ठीक। मैं अब एक सिंगल कंपनी में 4-5 बिजनेस नहीं चला सकता। मैं अब क्या करता हूं? अपने एक बिजनेस को एक अलग कंपनी में ट्रांसफर कर देता हूं, दूसरे बिजनेस को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर देता हूं, तीसरे बिजनेस को तीसरी कंपनी में ट्रांसफर कर देता हूं। बेसिकली ये वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोसेस होता है। डिटेल्ड में नहीं पढ़ रहे, टैक्सेशन सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट लेवल पे थोड़ा सा नॉलेज आपको रखना है। क्या सर? डिमर्ज कंपनी जिसके पास 4-5 बिजनेसेस हैं, उसमें से वो एक बिजनेस को दूसरे कंपनी में शिफ्ट करना चाह रहा है, बेचना नहीं चाह रहा है। स्लम सेल में क्या हुआ? हमने वो बिजनेस ही बेच दिया, बेचने से कंसिडरेशन आ गया, अब मुझे उस बिजनेस से मतलब नहीं है जो मैंने ट्रांसफर कर दिया। सर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? आप अपना जो बिजनेस है उसको डिमर्ज कंपनी से ट्रांसफर करते हैं रिजल्टिंग कंपनी के पास, और रिजल्टिंग कंपनी क्या करती है? ये शेयर्स इशू करती है। किसको? डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स को। तो मोटा मोटी एक तरह से अंडर सेम मैनेजमेंट ही दोनों कंपनी काम कर रही होती है। सर मान लो मिस्टर एक्स के पास एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक, और उसके पास 2 बिजनेस हैं, बिजनेस ए और बिजनेस बी, ठीक। अब वो क्या चाहता है? सर वो चाहता है कि बिजनेस बी की अलग हो जाए मैनेजमेंट, बी लिमिटेड, और उसके भी शेयर्स उसके पास आ जाए। यानी ओवरऑल मैनेजमेंट तो सेम ही है, प्रमोटर सेम ही है। सर मिस्टर एक्स प्रमोटर शेयर होल्डर, वो एक ए लिमिटेड के पास, ए लिमिटेड का बेसिकली मान लो उसके पास कंट्रोल है, से 60-70% शेयर्स हैं। अब ए लिमिटेड के पास 2 बिजनेस है। अब 2 बिजनेस को एक ही मैनेजमेंट संभाल रही है ए लिमिटेड। अब ये जो ओनर है, प्रमोटर है, वो कहता है कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, 2 बिजनेस के नेचर अलग अलग है, इसको भी मैं सेपरेट मैनेजमेंट देना चाहता हूं, लेकिन कंट्रोल अपने पास ही रहेगा। तो स्लम सेल ये नहीं करेगा, ये क्या करेगा? डिमर्जर करेगा। डिमर्जर करके ये जो बिजनेस बी है इसको ये दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर देगा, बी लिमिटेड में चला गया। अब बी लिमिटेड से बदले में क्या ले लेगा? शेयर्स इशू करवा देगा। सर बी लिमिटेड शेयर्स इशू करेगी किसको? ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को। बी लिमिटेड क्या है सर? रिजल्टिंग कंपनी। ए लिमिटेड क्या है सर? डिमर्ज्ड कंपनी। क्या ए लिमिटेड बंद हो गई? नहीं सर, डिमर्जर के बाद उसके पास बिजनेस है, वो अपना बिजनेस रन कर रही है। एक बिजनेस, 2 बिजनेस शिफ्ट हो गए। सर कभी कभी एक कंपनी के पास 10 बिजनेस होते हैं और वो डिमर्जर करके 9 अलग अलग कंपनी, 9 अलग अलग बिजनेस चला देती है। ऐसा भी होता है। मान लो मैं एक कंपनी हूं और मेरे पास 4-5 बिजनेस है, तो मैं डिमर्जर करके 4 नई कंपनी बनाऊंगा। 4 जो बिजनेस है मेरे, वो सबको एक एक बिजनेस, एक एक कंपनी दे दूंगा, और अपने पास जो पुरानी कंपनी एक पुराना बिजनेस लेके रहूं। तो कभी कभी डिमर्जर होके एक कंपनी की 5 कंपनी भी हो जाती है। तो अब यहां क्या पढ़ रहे हैं? सर डिमर्जर क्या है प्रोसेस, और सर डिमर्जर में कैपिटल गेन का जो एग्जम्पशन है वो क्या है। बेसिकली इतना ही लिमिटेड पे में पढ़ रहा है, इंटरमीडिएट लेवल पे ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करना है अपने को। तो सर डिमर्जर क्या है? डिमर्जर देखो का कनेक्शन कंपनी से ही होता है, चाहे अमलगमेशन हो या डिमर्जर। अच्छा डिमर्जर में क्या होगा? सर इसकी स्कीम है डिमर्जर की कंपनीज एक्ट में, तो वो स्कीम के अकॉर्डिंग डिमर्जर होना चाहिए। सर कंपनीज एक्ट 2013 में डिमर्जर की स्कीम है सेक्शन 232, उसके अकॉर्डिंग ये डिमर्जर होना चाहिए। ठीक है सर, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सर और क्या करना है? 1 या 2 बिजनेस, 3 बिजनेस आपको ट्रांसफर करना है।
किसको? रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है सर, कर दिए। अब ऐसा जब करोगे तो ध्यान रखना, वो जो अंडरटेकिंग जो तुम ट्रांसफर कर रहे हो, उस अंडरटेकिंग के सभी एसेट्स, प्रॉपर्टीज, सभी लायबिलिटीज ट्रांसफर होने चाहिए डिमर्ज कंपनी से किसके पास? रिजल्टिंग कंपनी के पास। सर डिमर्ज कंपनी के सभी प्रॉपर्टीज? नहीं 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 सर, डिमर्ज कंपनी के पास तो बहुत सारी अंडरटेकिंग है, बहुत सारे बिजनेस हैं, उसमें से जो बिजनेस तुम ट्रांसफर करना चाहते हो उस बिजनेस के सभी प्रॉपर्टीज, सभी लायबिलिटीज। अभी पीछे अमलगमेशन में क्या था? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लिखा हुआ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अंडरटेकिंग बीइंग ट्रांसफर्ड बाय डिमर्ज्ड कंपनी। मतलब मेरे पास 4-5 बिजनेसेस हैं, उसमें से एक बिजनेस, 2 बिजनेस जो ट्रांसफर करना हो उसके प्रॉपर्टीज और उसके लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगे। और किस प्राइस पर होंगे? तो बोलता है ट्रांसफर आपको बुक वैल्यू पे करना है। ट्रांसफर किस पे करना है? बुक वैल्यू पे करना है, आपको वैल्यू चेंज नहीं करनी है। बोला सर इंड एएस फॉलो करने के लिए, बोलता है अगर इंड एएस फॉलो करने के लिए आपको वैल्यू रिवाइज करनी पड़े तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपका डिमर्ज कंपनी में जो उस एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो बुक वैल्यू है उसी वैल्यू पर आप उन एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे किसके पास? रिजल्टिंग के पास। रिवैल्यूएशन, वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। बोला सर इंड एएस फॉलो करके मुझे वैल्यू बुक अलग करना पड़ेगा, डिफरेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, ले सकते हो। इंड एएस फॉलो करने के कारण अगर वैल्यू चेंज करना पड़े तो कर दो। सर ये कंसिडरेशन में क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स इशू होंगे। और किसको इशू होंगे? सर डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को। स्लम सेल में ऐसा नहीं था, इट वॉज मिसिंग इन स्लम सेल, इट वॉज मिसिंग इन स्लम सेल। अच्छा, स्लम सेल बेसिकली क्या था? मैं उस बिजनेस से ही निकलना चाहता हूं। ठीक है, स्लम सेल में क्या था? मेरे पास 3-4 बिजनेस है, एक बिजनेस से मुझे एग्जिट चाहिए, मैं वो बिजनेस चलाना ही नहीं चाहता। लमसम प्राइस में आपने ट्रांसफर कर दिया, वहां कैपिटल गेन लग रहा है, लेकिन डिमर्जर में तुम बिजनेस को बेच नहीं रहे हो, सिर्फ बिजनेस को क्या कर रहे हो? अलग मैनेजमेंट, अलग कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि वहां से शेयर्स तो तुम ले रहे हो ना, कंट्रोल तो तुम्हारा वहां आ रहा है। तो एक तरह से मैनेजमेंट शिफ्ट हो रहा है, बिजनेस शिफ्ट हो रहा है आप ही की एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास। क्यों? दूसरी कंपनी ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को यानी प्रमोटर को शेयर्स इशू कर रही है। तो प्रमोटर के पास पहले एक कंपनी 2 बिजनेस थे, अब क्या हो जाएंगे? 2 कंपनी और हर कंपनी में एक बिजनेस। ठीक सर, तो अंडरटेकिंग जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी सारी प्रॉपर्टी जानी चाहिए, अंडरटेकिंग की सारी लायबिलिटीज जानी चाहिए, बुक वैल्यू पर जाएंगी। इंड एएस फॉलो करने के लिए अगर कोई वैल्यूएशन करना पड़े तो कर लेना। कंसिडरेशन में सिर्फ शेयर्स इशू करेंगे। कौन किसको? डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर्स इशू होगा। किसका? रिजल्टिंग कंपनी का। मतलब डिमर्ज कंपनी के कुछ शेयर होल्डर जाके बनेंगे शेयर होल्डर किसके? रिजल्टिंग कंपनी के। बोला सर कुछ में कितने? वही लाइक अमलगमेशन, कम से कम 75%। सर जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है वो एज ए गोइंग कंसर्न होनी चाहिए, और जो भी कंडीशंस गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी डिमर्जर के लिए उसको फॉलो करना है। सर ये लाइक अमलगमेशन, अभी अभी अमलगमेशन में हमने इस 75% वाली बात की है। क्लियर? अब सर क्या कहता है? कहता है अंडरटेकिंग में आप एज अ होल ट्रांसफर करेंगे और आप इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप ट्रांसफर नहीं करेंगे। मतलब जो बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं उस बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितनी भी लायबिलिटीज है, सब ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक है सर, रीडिंग रखनी है, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है आपको। अब एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन में कहीं पर कुछ भी पूछ दे, सर डिमर्जर में जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है, डिमर्जर में क्या हो रहा है? अंडरटेकिंग जारी है, अंडरटेकिंग के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सब जाएंगे। सर डिमर्ज्ड कंपनी को कैपिटल गेन नहीं लगे। एक दूसरा, जो शेयर्स मिलेंगे रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिलेंगे किसको? शेयर होल्डर को, डिमर्ज कंपनी के, वहां पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ये 2 चीज है जो हमें एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। और उसके पीछे का ये बैकग्राउंड चल रहा है कि सर एक डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। सर क्या ये डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है? हाँ जी, आपके स्टडी मेट में डिमर्जर का डेफिनेशन दिया हुआ है। लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा कि एग्जाम में कोई थ्योरी क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट एक है, ध्यान रखना है। अब एमसीक्यू 75% पे आ जाए, एमसीक्यू गोइंग कंसर्न पे आ जाए, क्या पता। ठीक, अब अगले पेज पर बोलता है सर ये जो लायबिलिटी जाएगी वो क्या होगी? तो जो आप बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं
उससे रिलेटेड जो लाइबिलिटीज है, मतलब उससे रिलेटेड अगर आपने कोई लोन ले रखा है, कोई बोरोइंग ले रखी है, कोई उधार पे मान लो रॉ मटेरियल परचेज कर रखा है, तो उन सब की लाइबिलिटीज पोस्टपोन कर दो, ट्रांसफर कर दो। ठीक। बोला सर कॉमन लाइबिलिटी क्या करें? सर मैंने पूरे ग्रुप के लिए कॉमन लाइबिलिटी ले रखी है। सर ऐसा भी तो बिजनेस होगा, ऐसा भी तो लाइबिलिटी हो सकता है जो ए लिमिटेड ने लोन लिया और उसको उस लोन ने, सर ए लिमिटेड ने एक लोन लिया था बी वाले बिजनेस के लिए, वो तो तुम ट्रांसफर कर दो पूरा। लेकिन सर ए लिमिटेड का कॉमन लोन जो दोनों बिजनेस में जा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? सर अगर आपका स्पेसिफिक टू, देखो आप कौन सा बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं, बी से रिलेटेड जितनी भी स्पेसिफिक लाइबिलिटीज होगी वो सब चली जाएगी किसके पास? बी लिमिटेड के पास। अब बची कॉमन लाइबिलिटीज। तो सर अगर कोई कॉमन लाइबिलिटी है जो बिजनेस ए एंड बी दोनों के लिए ली है आपने, तो उसमें आपको एसेट का रेशियो लगाना पड़ेगा। सर जितना एसेट, जो भी एसेट ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारा डिमर्जर से, डिमर्जर के कारण डिमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग के पास, सर वो एसेट की वैल्यू ले लो और उसमें पूरे बिजनेस के जो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स है बिफोर डिमर्जर, वो रेशियो लगा दो। कॉमन लाइबिलिटीज के केस में क्या लगाना है सर? एसेट का रेशियो लगाना। सर 300 करोड़ का एसेट ट्रांसफर हुआ है और डिमर्जर से पहले टोटल 1000 करोड़ का एसेट था, तो जो कॉमन लाइबिलिटी होगी उसका 30% असाइन कर देना किसको? रिजल्टिंग को। सर डिमर्ज कंपनी किसको बोलते हैं, रिजल्टिंग कंपनी किसको बोलते हैं, डिस्कस हो गया। मोटा मोटी ये डेफिनेशन को सिर्फ ध्यान रखना है आपको। अमलगमेशन में अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी। डिमर्जर में पुरानी डिमर्ज कंपनी और नई रिजल्टिंग कंपनी। ये बात तो बहुत बार क्लास में आपके साथ डिस्कस हुआ है। तो ये हो गया डेफिनेशन पार्ट। ठीक, अब चलते हैं कैपिटल गेन वाले पार्ट में। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन। सर कभी कभी हम डिमर्जर में एसेट्स को ट्रांसफर करके एक कोई ऑथोरिटी बोर्ड भी बना देते हैं, तो सर कहता है रिजल्टिंग कंपनी में ऑथोरिटी बोर्ड है ना, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी या कोई कंपनी जो डायरेक्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है, वो सब भी आ सकता है। तो ठीक है, आने दो, क्या फर्क पड़ता है। सर एक कंपनी है जिसका डिमर्जर हुआ, डिमर्जर में उसका बिजनेस किसको ट्रांसफर हुआ? एक बॉडी और एक ऑथोरिटी को, जो डिमर्जर के लिए ही बनी थी। कोई बात नहीं, चलने दो। सर ये एक बेसिक डेफिनेशन है, इसकी डिटेल्ड में अभी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, मोटा मोटी ध्यान रखना है। अब आता है कैपिटल गेन पार्ट। सर ऑब्वियसली बात है, अमलगमेशन में क्या पढ़े थे? अमलगमेटेड कंपनी इंडियन होना चाहिए। तो सर यहां भी वही है, क्या? रिजल्टिंग कंपनी इंडियन होनी चाहिए। रिजल्टिंग कंपनी इंडियन हो। सर रिजल्टिंग कंपनी आपका अगर इंडियन होगा तभी आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशंस मिलेगा, चाहे वो एसेट से रिलेटेड हो और चाहे वो शेयर से रिलेटेड हो। अब इसमें ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट क्या कहता है, उसके लिए हम क्लास एग्जाम्पल में चल रहे हैं, वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी। अमलगमेशन में 2 तरह का बेनिफिट था, यहां भी वैसे ही 2 बेनिफिट्स हैं। सर रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिलेंगे तो वहां पर कोई टैक्स नहीं है, और डिमर्ज कंपनी से लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल एसेट सब ट्रांसफर हो रहा है किसके पास? डिमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी के पास, तो वहां भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं। तो एक चार्ट में चलते हैं, एक एग्जाम्पल में चलते हैं। सर देखो ये एग्जाम्पल अभी साफ सुथरा है, ठीक, मैं दिखा देता हूं पूरा। अब इसको समझाते समझाते ये खराब हो जाएगा, तो तुम क्या करना, वीडियो को थोड़ा पीछे ले आना और नोट कर लेना साफ सुथरा एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया डिमर्जर का, ये एग्जाम्पल्स अभी लिखने का फायदा नहीं है, अभी मुझे पहले इस पे समझा देने दो क्या हो रहा है। अब समझाते समझाते क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। अब तुम सोचोगे लिखे कहां से, कैसे लिखे, सर ने तो पूरा समझाते समझाते खराब कर दिया है। तो तुम वीडियो को थोड़ा पीछे ले आना, ठीक, ऐसे साफ सुथरा आपको चार्ट मिल जाएगा। अब अपने हिसाब से इसको सजा लेना। फिर अब एक बार डिस्कस कर लेने दो डिमर्जर में क्या हो रहा है। सर डिमर्जर में वो जो कंपनी के पास 2-3 बिजनेस थे वो ये रही, ए लिमिटेड। ए लिमिटेड जिसका नेटवर्थ कितना है, 1000 करोड़। ठीक है सर, ये कौन है हमारी एग्जांपल में? डिमर्ज कंपनी। इसके पास 2 बिजनेस है, एक पावर बिजनेस, ये अपने पास रखना चाहती है। दूसरा कौन सा बिजनेस है? सर सीमेंट बिजनेस है। इसको डिमर्जर में ये ट्रांसफर कर रही है किसके पास? रिजल्टिंग कंपनी कौन है? इंडियन कंपनी। नाम क्या है सर? बी लिमिटेड।
डिमर्जर कब हो रहा है सर? आपके प्रीवियस ईयर में 1 जुलाई को हो रहा है। ठीक सर, ये जो डिमर्जर हो रहा है सीमेंट बिजनेस, इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? तो क्वेश्चन में दिया रहेगा नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना, 400 करोड़। सर जो कंपनी है बिफोर डिमर्जर जो ए लिमिटेड है, उसका नेटवर्थ कितना है? सर नेटवर्थ 1000 करोड़ का है बिफोर डिमर्जर। मतलब पावर बिजनेस और सीमेंट बिजनेस मिला के ए लिमिटेड का नेटवर्थ कितना है सर? 1000 करोड़ का। अब उसमें नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स सीमेंट बिजनेस जो डिमर्जर में ट्रांसफर हो रहा है, उसका बुक वैल्यू कितना है सर? 400 करोड़। सर ये किस काम में आएगा? बताता आएगा काम इसका। ठीक हो गया, डिमर्जर हो गया। अब कैपिटल गेन की बारी। सर डिमर्जर में क्या हुआ? सर डिमर्जर में ये जो सीमेंट बिजनेस के अंदर ए लिमिटेड ने कुछ जमीन खरीदी हुई थी 2005 में 40 लाख रुपए की। किसने खरीदी हुई थी? ए लिमिटेड ने, डिमर्ज कंपनी ने। अब डिमर्जर में सीमेंट बिजनेस चला गया तो सर ये जमीन भी चली गई। सर ये जमीन जब गई तो इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 5 करोड़। 5 करोड़ की वैल्यू की जमीन चली गई। हाँ, ए लिमिटेड से बी लिमिटेड के पास चली गई बिकॉज ऑफ डिमर्जर। सर कैपिटल गेन यहीं पर है लिखा हुआ कि ये एक एग्जम्प्टेड ट्रांसफर है। कौन सा सेक्शन? 47, नो कैपिटल गेन टू ए लिमिटेड। बट प्लीज ध्यान रहे, रिजल्टिंग कंपनी क्या होना चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और ये डिमर्जर जो अभी एज पर डेफिनेशन पढ़े वैसा होना चाहिए। डिमर्जर में क्या पढ़े कि बी लिमिटेड कम से कम 75% शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करेगी। 75% शेयर होल्डर किसके होने चाहिए? ए लिमिटेड के होने चाहिए। कंसिडरेशन में कुछ और फ्लो नहीं होना चाहिए। सीमेंट बिजनेस के सभी एसेट्स, सभी लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होने चाहिए। एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब बी लिमिटेड इस बिजनेस को ना चलाए, गोइंग कंसर्न बंद ना करे, चलाए, तो ये कंडीशन सब होना चाहिए। तो कहता है अगर डिमर्जर का डेफिनेशन सेटिस्फाइड है और सामने वाली कंपनी इंडियन है, तो सीमेंट बिजनेस में अगर मान लो कोई कैपिटल एसेट गया है जैसे कि लैंड, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। किसको? डिमर्ज्ड कंपनी ए लिमिटेड। ठीक, अब आगे जाके क्या होगा? सर बी लिमिटेड जो रिजल्टिंग कंपनी है वो इस जमीन को आगे बेचेगी, जैसे अमलगमेशन में डिस्कस किए। तो कॉस्ट क्या लेंगे सर? वही पुराना वाला 40 लाख। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? वही पुराना वाला 1/7/2005 से लेंगे। बस प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट बेसिकली जो अभी अमलगमेशन में बताया। डन। तो ये पार्ट हो गया किसका? कि सर डिमर्ज कंपनी को कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है अगर उसके यहां से कैपिटल एसेट सीमेंट बिजनेस का पार्ट बन के कहां जा रहे हैं? बी लिमिटेड के पास जा रहे हैं। तो वो बात नोट्स में यहां लिखी हुई है। क्या? ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय डिमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर एंड नॉट चार्जेबल टू टैक्स। खाली रिजल्टिंग कंपनी क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी। और ये क्या है सर? वही सब्सिक्वेंट सेल में हम पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट, प्रीवियस ओनर की होल्डिंग। ठीक, क्लियर। अब आ जाओ शेयर्स। सर हमने क्या पढ़ा? ऊपर पार्ट में चलते हैं। हमने क्या पढ़ा? अगर डिमर्जर होगा, डिमर्जर में क्या हो रहा है? ए लिमिटेड के 100 करोड़ के नेटवर्थ में से 400 करोड़ की बुक वैल्यू का एसेट किसके पास जा रहा है? बी लिमिटेड के पास जा रहा है। तो अब तुम शेयर होल्डर हो मिस्टर एक्स, और तुम्हारे पास 100 शेयर्स हैं किसके? ए लिमिटेड के, बिफोर डिमर्जर के, 1 मई 2007 के। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 2 लाख रुपया। तो तुम चिल्लाओगे नहीं? अरे ऐसे कैसे कंपनी कर सकती है? तुम चिल्लाओगे ना शेयर होल्डर। मिस्टर एक्स तुम एक शेयर होल्डर हो, तुम्हारे पास 100 शेयर्स हैं 2007 के खरीदे हुए, जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख रुपए है ए लिमिटेड के। अब ए लिमिटेड क्या कर रही है? अपने में से 400 करोड़ का माल दूसरे को दे रही है। तो तुमको क्या मिला बदले में? तो तुमको मिलेगा बदले में क्या? रिजल्टिंग कंपनी के 70 शेयर्स मिल रहे हैं तुमको। बस। तो क्या हो रहा है सर? डिमर्जर के कारण तुमको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है सर? एक तरह का एक्सचेंज हो रहा है। एक तरह का क्या हो रहा है? एक्सचेंज। सर कैसा एक्सचेंज? तुम्हारे पास जो पुरानी कंपनी के शेयर्स हैं उसकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है। होगी? क्यों नहीं होगी? सर तुम्हारे पास जो पुरानी कंपनी के, पास जो पुरानी कंपनी के शेयर्स हैं डिमर्जर से पहले, ठीक है, उसकी एक वर्थ थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कंपनी 1000 करोड़ के नेटवर्थ की थी। अब डिमर्जर के कारण क्या होगा? तुम्हारे पुरानी कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू डाउन होगी और बदले में तुमको क्या मिलेगा?
रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिलेगा ना। तो सर आपको इस एक्सचेंज पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। मतलब अगर शेयर होल्डर को डिमर्जर के कारण रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं ना, और पुरानी कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी मार्केट की वैल्यू डाउन हो रही है, तो वैल्यू डाउन करके तुमको नई कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं, तो तुमको यानी एक तरह से तुम्हारा राइट्स जा रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ 400 करोड़ का, जो भी प्रोपोर्शनेट शेयर के तुम मालिक होगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर्स है, हो सकता है तुम ऐसे मिस्टर एक्स हो जिसके पास इस कंपनी के 60% शेयर्स हो, फिर तो एक तरह से 400 करोड़ का जो माल उधर चला गया, तो उस पर कंट्रोल, तो सर वो नई कंपनी शेयर्स इशू करेगी। गवर्नमेंट बोलती है आपको सेक्शन 47 पे इस नई कंपनी के जो शेयर्स मिलेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, ये डिमर्जर के कारण नई कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर्स मिले, बस ठीक। अच्छा क्या ये बोनस शेयर है? नहीं, बोनस शेयर नहीं है सर, ये फ्री में नहीं मिला है, फ्री में नहीं मिला है सर। सर मैंने पहले 100 शेयर खरीदे हुए थे 2 लाख रुपए के, उसमें से 1000 करोड़ की मेरी कंपनी के, मतलब मेरी कंपनी जो कंपनी के 100 शेयर्स थे उसकी नेटवर्थ 1000 करोड़ थी, ठीक। अब उसमें से 400 करोड़ का नेट बुक वैल्यू एसेट चला गया है किसके पास? रिजल्टिंग कंपनी बी लिमिटेड के पास। तो सर क्या इस 70 शेयर को फ्री कहेंगे? क्या हम इस 70 शेयर को फ्री बोलेंगे कि सर बोनस शेयर की तरह इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल ले लो? बोलता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं करें। तो सर इसका कॉस्ट कैसे निकालें? तो बोलता है 70 शेयर जो तुम्हारे पास बी लिमिटेड के हैं, इसका कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो सिंपल, तुम्हारे पास पुरानी जो कंपनी थी डिमर्जर के पहले, उस कंपनी के शेयर्स का जो कॉस्ट है वो कितना है? 2 लाख रुपए, ठीक। अब 2 लाख रुपए, अब जिस कंपनी का डिमर्जर हुआ उसकी कितनी एसेट ट्रांसफर हुई? सर 400 करोड़। अच्छा, और ट्रांसफर से पहले नेटवर्थ कितना था तुम्हारी कंपनी का? सर 1000 करोड़। तो बस इसमें 80,000 रुपए इधर आ जाएगा और उधर कितना बचेगा? सर ए लिमिटेड जो पुरानी कंपनी के 100 शेयर्स हैं उसमें 2 लाख का कॉस्ट था, उसमें से 80,000 हटा देना, तो उसका कॉस्ट आ जाएगा 120, 80 चला जाएगा किसके पास? ये जो 70 शेयर के कॉस्ट मिले हैं उसके पास। पीरियड ऑफ होल्डिंग दोनों में कहां से आएगा? 1 मई 2007, 1 मई 2007। सर आप इस 70 शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल लेंगे? नहीं लेंगे सर, एक रेशियो लगेगा। क्या तुमने पुरानी कंपनी डिमर्ज कंपनी के शेयर्स कितने में खरीदे थे? सर 2 लाख। और कितने एसेट्स ट्रांसफर हुए कंपनी से? 400 करोड़ की। नेटवर्थ कितना था? 1000 करोड़। सर वो रेशियो लगेगा और तुम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका? रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स का। तो रिजल्टिंग कंपनी कौन है सर? बी लिमिटेड। उसके कितने शेयर मिले? 70 शेयर। 70 शेयर की ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब 2 लाख में से 80 इधर आ गया, उधर कितना रहेगा? 120। ये है पूरी कहानी डिमर्जर की। इतनी नॉलेज तुमको रखनी पड़ेगी डिमर्जर की एग्जाम्स के लिए। सारी बातें यहां थ्योरी में भी लिखी हुई है। क्या कि सर अगर तुमको जो भी शेयर्स मिलेंगे, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स जो मिलेंगे शेयर होल्डर ऑफ द डिमर्ज्ड कंपनी को, उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अब फ्यूचर में जब तुम बेचोगे तो होल्डिंग पीरियड पुराना वाला लोगे, और कॉस्ट यही बताया रेशियो, अभी जो क्लास में बताया है कितना? 2 लाख इंटू 400 करोड़ अपॉन 1000 करोड़। और यहां भी क्लास में बताया कि 2 लाख में से क्या करना? 80,000 माइनस करके 1,20,000 लेना। तो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। यहां लिखा हुआ है नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड, यहां लिखा हुआ है नेटवर्थ, यहां लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ द डिमर्ज्ड कंपनी शेयर्स। ऑल डन, आपका डिमर्जर भी डन। ठीक, क्या करना है सर? अमलगमेशन में जो एसेट्स ट्रांसफर होंगे उसमें अमलगमेटिंग कंपनी को कोई टैक्स नहीं लगेगा। शेयर्स के बदले जो शेयर्स मिलेंगे वहां पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। डिमर्जर में रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स जब मिलेंगे तो वहां कोई टैक्स नहीं देना है। डिमर्ज कंपनी से अगर कोई एसेट ट्रांसफर हो रहा है रिजल्टिंग के पास, तो डिमर्ज कंपनी को कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसे यहां पर अपने एग्जाम्पल में लैंड ट्रांसफर। अब अगली बारी किसकी है? होल्डिंग सब्सिडरी। नेक्स्ट पेज। अब हम चलेंगे किसके पास? होल्डिंग सब्सिडरी। सर एसेट ट्रांसफर हो रहा है होल्डिंग से सब्सिडरी के पास और सब्सिडरी से होल्डिंग के पास। इसकी बारी है, बात कर लेंगे इसकी भी, पहले इसको नोट लिखवा।
यहां तो लिख चुके थे डन 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 डन, अमलगमेशन का तो पहले लिखा दिया था डन। देखो इसमें क्या डन, वीडियो रोक के लिख लिया। अब देखो समझाते समय ज्यादा खराब तो मैंने नहीं किया, फिर भी अब तुम थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाओ, आप क्लीन एग्जांपल लिख लो। लेकिन मैंने ज्यादा खराब नहीं किया है, जो है उसी पर मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर करके ऐड ऑन किया है, तो मोटा मोटी तुमको वीडियो पीछे करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर ये 70 शेयर मिलेंगे ये कैसे पता चला? कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में हो सकता है 40 शेयर मिलेंगे। सर 70 शेयर एक जस्ट एग्जाम्पल है मेरा, हो सकता है एग्जाम में 70 के जगह 30 शेयर लिखा हो सकता है एग्जाम में इसकी फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी हो कितनी, 10 लाख। सर 70 शेयर मिले हैं 10 लाख रुपए के, कोई टैक्स देना है क्या? नहीं देना है। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है उससे कोई मतलब, क्वेश्चन में लिखा होगा कि रिजल्टिंग कंपनी के 70 शेयर मिले जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख है, कुछ नहीं करना है। सर एक्सचेंज में रिजल्ट डिमर्जर के कारण जो भी शेयर्स मिलेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं देना। फ्यूचर में जब बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। अब उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बता दिया। डन डन। आज की क्लास का आखिरी पेज, आज की क्लास के हम लोग आखिरी पेज पे हैं, पेज नंबर 44।